नमस्कार, पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम लोकसभा यानी कि संसद टॉपिक देख रहे थे, जिसके अंदर लोकसभा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमारे सदस्य संख्या, नामकरण, कार्यकाल, योग्यताएं वो हो चुकी थी। अब देखते हैं आज अध्यक्ष में लोकसभा का अध्यक्ष, उसकी क्या स्थिति है, उसको किस नाम से जानते हैं, कौन से अनुच्छेद में है, चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीजें देखेंगे आज। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अनुच्छेद 93 देखो, सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं बहुमत से। इन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी कि बहुमत से हटाया जा सकता है। चुनते हैं सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर, और बहुमत के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। फिर देखो, लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की जो तारीख होती है, दिनांक, वो निर्धारित करता है आपका राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तारीख निर्धारित करता है कौन? राष्ट्रपति। फिर अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। फिर देखो, पद रिक्त। भाई, लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त कब माना जाएगा? तो देखो, पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं हो और उसे बना दिया जाए, तो या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए सदन से, तो उस स्थिति में वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रह सकता। स्वयं त्याग पत्र दे देता है तो भी नहीं रह सकता। लोकसभा के सदस्य यदि उसे बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो वो अपने पद से क्या माना जाएगा? हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन ऐसा प्रस्ताव जो लेकर आएंगे उसकी 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना आवश्यक होगा। लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक होगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व। तो ये कुछ बातें हैं, देखो दोबारा देख लेते हैं। अध्यक्ष, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करेंगे। हो गया। बहुमत से उसे हटाया भी जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। पद रिक्त इसका कब माना जाएगा? जब वह सदन की सदस्यता समाप्त कर देगा तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। स्वयं त्यागपत्र दे देता है तो उस स्थिति में पद रिक्त माना जाएगा। लोकसभा के सदस्य बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या माना जाएगा? पद रिक्त माना जाएगा। लेकिन कम से कम 14 दिन पहले उसको सूचित करना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा, अन्यथा उसका प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ चीजें और हैं, वो और देखते हैं। देखिए आगे, हटाने का प्रस्ताव होने पर, यानी कि बहुमत से लोकसभा के सदस्यों को हटाया जा सकता है तो उसका प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा के अंदर। उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास कितनी शक्तियां हैं? तो देखो, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन यानी कि निर्णय लेने वाला नहीं होगा। ये वैसे अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, यह निर्णायक मत भी देता है। बराबर मत आने पर निर्णायक मत देने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति में, यानी कि स्वयं के खिलाफ कोई प्रस्ताव चल रहा है उसको हटाने का, तो वो पीठासीन नहीं होगा, पहली बात। लेकिन लोकसभा में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि इसकी कार्यविधि बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो उसको होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। फिर देखो, मत देने का अधिकार भी होगा, उसको मत देने का अधिकार भी होगा कार्यवाहियों के अंदर। लेकिन क्या नहीं होगा? लेकिन मतों के बराबर होने की दिशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा।
मत देने का अधिकार भी है, भाग लेने का अधिकार भी है, लेकिन पीठासीन नहीं होगा, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा जब सदन में उसके खिलाफ प्रस्ताव चल रहा हो तो। फिर देखो, लोकसभा विघटित होने पर लोकसभा की नई बैठक तक अध्यक्ष अपने पद पर रहता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा विघटित होने से लेकर नई जो बैठक होती है तब तक अपने पद पर रहता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बहुत और टॉपिक है वो देखते हैं। देखो आगे, प्रथम अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1952 से 1956 तक पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ। यह पहली लोकसभा का था, पहली लोकसभा में। फिर आता है प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा। कौन सी थी? 15वीं लोकसभा। फिर है वर्तमान में ओम बिरला, 2019 से अब तक 17वीं लोकसभा। कौन सी है? 17वीं लोकसभा। और एक और थे तो 13वीं लोकसभा के अंदर अध्यक्ष बने थे GSC बाल योगी, 1999 से 2000 तक, और उसके बाद इनका निधन हो गया और इनके स्थान पर मनोहर जोशी आए। कौन आए? मनोहर जोशी। फिर देखो, नीलम संजीव रेड्डी, 1967 से 1969 में चौथी लोकसभा में इन्होंने त्याग पत्र दिया। फिर आता है डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो, 1971 से 1975 तक 5वीं लोकसभा, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया। फिर आता है नीलम संजीव रेड्डी, दोबारा बने ये 1977 से 1977, यानी कि एक ही साल के अंदर। जो कौन सी लोकसभा थी? 6वीं, और इन्होंने भी क्या दिया? त्याग पत्र। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो जानकारियां थी, महत्वपूर्ण जानकारियां, वो सारी दे दी है मैंने। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, 1952 से 1956 पहले लोकसभा अध्यक्ष। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, 2009 से 2014 15वीं लोकसभा में बनी थी। वर्तमान में ओम बिरला, 2019 से अब तक 7वीं लोकसभा है। 13वीं लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष हुए थे GSC बाल योगी, 1999 से 2002 के अंदर, जिनका भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था। उनके स्थान पर आए थे मनोहर जोशी। फिर नीलम संजीव रेड्डी, 1967 से 1969 चौथी लोकसभा, त्याग पत्र दिया इन्होंने। डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो, 1971 से 1975 5वीं लोकसभा, त्याग पत्र दिया इन्होंने। नीलम संजीव रेड्डी फिर से बने 1977 से 1977 के अंदर 6वीं, और इन्होंने क्या दिया? त्याग पत्र। इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे के जो टॉपिक और रहेंगे लोकसभा के वो और देख लेते हैं। आगे देखो, लोकसभा के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। किसका काम है? राष्ट्रपति का। या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, वो इनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। यदि शपथ नहीं लेते हैं तो क्या होता है? देखो, बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता, बिना शपथ लिया हुआ व्यक्ति बैठकों में भाग नहीं ले सकता, मत भी नहीं दे सकता, बिना शपथ लिया हुआ व्यक्ति मत भी नहीं दे सकता, विशेषाधिकार और उन्नतियों का हकदार भी नहीं होता। लेकिन यदि वो ये सब जानते हुए भी, सारी हो गई, ये जानते हुए भी वो क्या कर रहा है? इन सब के विपरीत काम कर रहा है, सदन में भाग ले रहा है, बैठकों में भाग ले रहा है, मत का प्रयोग कर रहा है, तो उस स्थिति में उस सदस्य के 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या लगेगा? जुर्माना। 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या लगेगा? जुर्माना। शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है तो वो उनको शपथ दिलाएगा। बिना शपथ के बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकता, मत का प्रयोग नहीं कर सकता, विशेषाधिकार और उन्नतियों का हकदार नहीं होता। ये जानते हुए यदि वो सदन की कार्यवाही में भाग ले रहा है तो उस स्थिति के अंदर 500 रुपए उसके प्रतिदिन क्या लगेगा? जुर्माना। तो ये हो गया शपथ के बारे में। अब इसके वेतन भत्ते और देख लेते हैं।
देखो, वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते के लिए अधिनियम बना 1954 में। संसद के सदस्यों को वेतन और भत्ता देने के लिए 1954 में संसद ने वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। इसके आधार पर वर्ष 2018 में इनमें के जो वेतन भत्ते हैं उनमें संशोधन किया गया और सदस्यों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 लाख प्रति माह है। भाई सब ये सब प्रति माह है। चुनाव भत्ता 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 70,000। कार्यालय का खर्च 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 60,000। और दैनिक आवास भत्ता 1,000 से कितना कर दिया, 2,000 तक। ये तो है इनके सीधे से भत्ते। फिर इनका जो पेंशन की व्यवस्था हर 5 साल के लिए 1976 के हिसाब से 1976 के हिसाब से अधिनियम के हिसाब से हर 5 वर्ष के लिए, हर पदावधि के लिए 5 वर्ष के लिए पेंशन की व्यवस्था। इसके अलावा यातायात, टेलीफोन, बिजली, मकान, इनका सबका भत्ता इनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये हो गया इनका वेतन भत्ता। आगे और देखते हैं। अब देखिए, कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति क्या होती है, तो वो होती है सदस्यों की न्यूनतम संख्या। सदन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए उसको बोलते हैं कोरम या गणपूर्ति, जो कि पीठासीन अधिकारी को साथ लेते हुए कुल सदस्यों में से कितनी होनी चाहिए, 1/10, जो कि वर्तमान में कितनी है, 55। कितनी है, 55। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इन 1/10 सदस्यों से कम या 55 सदस्यों से कम यदि बैठकों के अंदर व्यक्ति भाग लेते हैं तो उस स्थिति में कोई भी प्रक्रिया मान्य नहीं मानी जाएगी या बैठकें नहीं मानी जाएंगी। सीधी सी बात इससे ये है। चुनाव, इनमें सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष गुप्त मतदान विधि के द्वारा होता है। और जो मतदान करने वाला होता है उसकी आयु सीमा कितनी है, 18 वर्ष, जिसको क्या माना गया है, वयस्क माना गया है। क्या माना गया है, वयस्क माना गया है। पहले ये आयु कितनी थी, 21 वर्ष। कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। कितनी कर दी, 18 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बिंदु और लगे वो और देख लेते हैं। देखो आगे, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश 80 सीटें, सबसे कम सिक्किम 1 सीट, मिजोरम से भी 1 सीट, नागालैंड से 1 सीट, राजस्थान से 25 सीट, महाराष्ट्र से 48 सीट, दिल्ली से 7 और जम्मू कश्मीर से 5 सीटें हैं। तो इनको एक बार थोड़ा सा नजर में रख लेना, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक जो हमारे आया था वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अनुच्छेद है 326। 326 के आधार पर हमें वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। भारत में वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड अधिनियम से मानी जाती है। भारत में वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1919 मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड अधिनियम से मानी जाती है। अब ये लोकसभा के संबंध में जितने भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण बनने वाले थे वो आ गए हैं, और यदि कोई बनता है तो हम अगले वीडियो के अंदर उसको भी शामिल कर लेंगे, और अगले वीडियो के अंदर देखेंगे हम राज्यसभा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।